जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों आज यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस के एक और सब्जेक्ट का एनालिसिस। मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं कि कैसे पॉलिटी, आज का डिस्कशन पॉलिटी पर रहने वाला है कि कैसे पॉलिटी के कुछ ही टॉपिक्स हैं वो लिस्ट में आपको दूंगा। इस एनालिसिस को करने के बाद मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए मैं आपके लिए एक लिस्ट रेडी करके लाया हूं कि सीडीएस 1 2026 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे हैं। देखो ये 13 टॉपिक्स हैं, इन 13 पर ही आपको अगर मैं पहले भी दिखाऊं, मतलब पीछे का एक मेटा एनालिसिस अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं अपना विजन से, तो दोस्त इन 13 में से 10 थीम ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती है, हर साल रिपीट होती है। तो भाई ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको तैयार करने हैं, चाहे आप सीडीएस 2 दे रहे हो, चाहे आप सीएपीएफ दे रहे हो, चाहे आप सीएससी दे रहे हो। ये मैं आपको अभी आपको एंड में दूंगा, ठीक है। ये पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको हाइड करके यहां पर दी हुई है, ये पूरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इससे पहले हम लोग हमारा हिस्ट्री का एनालिसिस कर चुके हैं, करंट अफेयर कर चुके हैं, सीडीएस का ज्योग्राफी कर चुके हैं। हर एक सब्जेक्ट का एक सॉल्यूशन आपके दिमाग में इस जर्नी में, इस प्रिपरेशन के दौरान ये नहीं होना चाहिए कि सर इन्होंने ज्योग्राफी कहां से पूछ ली, इन्होंने हिस्ट्री कहां से पूछ ली, ये करंट अफेयर कहां से पूछ रहे हैं। देखो सारे सवालों के जवाब मैं आपको इन एनालिसिस वीडियो में देने की कोशिश करता हूं। इन एनालिसिस वीडियोस का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि यार आपको कोई गुमराह ना कर सके, इवन मैं भी आपको गुमराह ना कर सकूं ये कहकर कि देखो यहां से आए हैं क्वेश्चन। नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखो कोशिश मेरी ये रहती है, एक आपकी एनसीईआरटी, मैं हमेशा एनसीईआरटी या एक स्टैंडर्ड सोर्स जहां से क्वेश्चंस, जहां से हम लोग, जो मेजॉरिटी है जो पढ़ रही है, फ्रीली पढ़ रही है, फ्रीली अवेलेबल सोर्स है, जैसे एनसीईआरटी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए आपकी थीम्स एनसीईआरटी है, मैं वहां से आपका सोर्स दिखाता हूं। दूसरा देखो मेरा अपना चैनल है अचीव सीएपीएफ, मेरी अपनी ऑडियंस है जो मुझ पर भरोसा करके, मुझ पर ट्रस्ट करके मेरा कंटेंट पढ़ रही है, तो मैं वो कंटेंट साइड में रखता हूं। तो यार कभी ये मत सोचना कि सर तो सिर्फ पेड कंटेंट ही प्रमोट कर रहे हैं, सर तो फ्री पर काम ही नहीं कर रहे। नहीं भाई, आप समझने की कोशिश करो, मेरा फोकस दोनों पर होता है। फ्रीली अवेलेबल कंटेंट, आपकी एनसीईआरटी, आपके स्टैंडर्ड सोर्स मैं वो भी आपको यहां पर दिखाऊंगा। साथ में मेरे जो नोट्स हैं, जहां से जो चीज मैंने तैयार करके मेरे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की है, जो मुझ पर भरोसा करके उन नोट्स को पढ़ रहे हैं, मैंने वो भी दिखाया है। तो कभी भी आप प्लीज इस चीज को ऐसे बायस्ड वे में मत लेना, मैं दोनों ही चीजों को पैरेलल तरीके से यहां शो कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 एनालिसिस हो चुके हैं, आज हम करेंगे पॉलिटिक एनालिसिस। बड़ा ही शानदार एनालिसिस रहने वाला है। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 3 प्रेसिडेंट के नाम दिए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी। अब कह रहा है कि ये तीनों जो प्रेसिडेंट हैं इनमें से कौन से पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, कौन से प्रेसिडेंट इनमें से वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ये इसका सवाल है। अब दोस्त मतलब मैं तो इसे डिफिकल्ट पार्ट में काउंट करूंगा, क्योंकि ये इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है प्रेसिडेंट को याद करने में, आपको सारे रटे हुए हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, या फिर आपको किसी ने ये गाइड किया हो कि भाई जाकर प्रेसिडेंट पढ़ ले और उसमें से ये जरूर देख लेना जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी अलग से मार्क कर लेना, तब तो शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। नहीं तो भाई ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट होगा, ठीक है। अब जो मुझ पर ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं, जिनको पॉलिटी मैंने पढ़ाई है गेम चेंजर में, आपको ध्यान होगा। देखो मैं अपनी तारीफ करूंगा भाई, क्योंकि मैंने इस चीज पर पहले ही ये प्रिडिक्शन करा हुआ है, और ऐसे प्रीवियस ईयर कई क्वेश्चन आए हैं जहां पर ऐसे प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सवाल पूछे हैं, और मैंने अपनी लक्ष्मीकांत के थ्रू आपको ये दिया भी था, ये कंटेंट भी प्रोवाइड कराया था। आप याद होगा यहां प्रेसिडेंट की पूरी एक टेबल है, और मैंने क्लियरली ये कहा था, जो बच्चे जानते हैं जो गेम चेंजर में मेरे इस एनालिसिस को देख चुके हैं, मैंने क्लियरली कहा था कि उन सभी प्रेसिडेंट के आगे मार्क कर लेना वाइस प्रेसिडेंट जो पहले प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो आपको याद होगा यहां पर मैंने श्री राधा कृष्णन जी पर वाइस प्रेसिडेंट मार्क कराया है, जाकिर हुसैन पर कराया है, वीवी गिरी पर कराया है, वेंकट रमन पर कराया है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और नारायण। ये 6 प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। अब देखो आपको अगर इसका आंसर नहीं आया तो आपके लिए लर्निंग यही है कि इस टेबल को आपको याद रखना है, और याद ऐसे मत रखो कि यार कौन सा प्रेसिडेंट है, याद ऐसे मत रखो, याद ऐसे रखो कि इसमें से वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन है। वो डायरेक्ट देखो यूपीएससी बच्चों वाला सवाल नहीं पूछेगी कि बताओ इनमें से कौन से प्रेसिडेंट हैं कौन से नहीं है, नहीं भाई, वो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन पूछती है कि प्रेसिडेंट भी है वाइस प्रेसिडेंट भी है। एक टाइप ये हो गया,
अब यहां से एक और क्वेश्चन निकलता है जो आपका प्रीवियसली पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो अनअपोज्ड हैं, मतलब हर जगह तो प्रेसिडेंट दो लड़ रहे होंगे बट एक प्रेसिडेंट ऐसे हैं जहां पर उनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। अब वो कौन है? एन संजीवा रेड्डी। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं स्टेट पीसीएस और फैक्चुअल टाइप एग्जाम्स में, तो बहुत पूछा जाता है। तो अब से आप इस टेबल को याद रखोगे और ये वाइस प्रेसिडेंट ध्यान रखोगे, ठीक है। अब यहां से आंसर निकाल लेते हैं। देखो एन संजीवा रेड्डी तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे बट ये अनअपोज्ड प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इसीलिए इन्होंने यहां पर इसको थर्ड में मार्क किया है, क्योंकि बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहा होगा यहां पर। उसके बाद ए और यहां पर नंबर 1 नंबर 2 दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आंसर हमारा 2 ओनली होगा। अब देखो ऑप्शन भी इनका देने का देखो तरीका क्या है। इन्होंने ऐसे नहीं कहा कि 1 2 3 2 3 3 4, नहीं, इन्होंने कहा है कि 1 2 या 3। तो यहां पर थोड़ा सा और ऑप्शंस के थ्रू इन्होंने डिफिकल्ट बना दिया क्वेश्चन को। तो ऐसे केसेस में आपको सारे ही वाइस प्रेसिडेंट याद रखने होंगे जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ठीक है। समझ में आई कि यहां से मैं क्या सीखने वाली चीज है? चलो अच्छा, नोट्स में अब बात कर लेते हैं। सर क्या आपने नोट्स में ये सब चीजें दी हुई हैं? बिल्कुल दी हुई हैं भाई। आप यहां पर बॉक्स देखोगे मैंने प्रेसिडेंट को भी रखा है साथ में वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये साइलोज में चलते हैं दोस्त। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रेसिडेंट पढ़ के आगे निकल जाओ, नहीं, प्रेसिडेंट पढ़ो, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ो और साथ में गवर्नर पढ़ो। इन तीनों को पैरेलली पढ़ोगे आप, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कंपैरिजन पूछा जाता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर का कंपैरिजन पूछा जाता है। तो ये आपको ऐसे पढ़ने हैं। ये आपको मैंने इस तरीके से दोनों टेबल साथ में रखी है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नोट भी यहां पर दिया हुआ है जो आपकी बुक में नहीं मिलेगा। नोट में जैसे कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आसान सवाल है बट इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाकर क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी कि ओनली प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड ट्वाइस, 2 बार इलेक्ट होने वाले प्रेसिडेंट कौन है? तो यहां पर आपको ये याद रहेगा। ऐसे ही पहले वाइस प्रेसिडेंट आपको याद रखने हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो अपने ड्यूरेशन के दौरान, अपने टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान जिनकी डेथ हो गई थी, तो ऐसे 2 प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन बताई, नीलम संजीवा रेड्डी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट अनअपोज्ड। तो ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स, अब ये नोट्स ऐसे नहीं है कि दोस्त हवा में ही बना दिए, ठीक है। ये आपके प्रीवियसली कहीं पूछे गए हैं एग्जाम में, मैंने यहां पर उनको नोट बनाकर एक्स्ट्रा पॉइंट में डाल दिया। अब आप इसको या तो लिख लेंगे, ठीक है, या फिर अपनी बुक में कहीं मार्क कर लेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा आ जाइए फंडामेंटल राइट पर। बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है? यहां पर आप देखोगे 4 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। अच्छा, यहां पर जब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं तो जिस बच्चे ने इस पेपर को दिया है और जिसने नहीं दिया है वो प्लीज लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करना। मुझे आइडिया तो लगे कि आप पॉलिटी में कितना अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो जिसने नहीं किया, मतलब जिसने इस एग्जाम को नहीं दिया, पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन देखो और अटेम्प्ट करो और कहीं लिखते चलो कि 1 सही, 2 सही, 3 सही। तो ऐसे करीबन हमारे 13 क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी के। तो मुझे लास्ट में स्कोर बताना है कि 13 में से कितने सही हुए, ठीक है। चलो, उसके बाद फंडामेंटल राइट पूछ रहा है और कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखो यहां पर ये 4 फंडामेंटल राइट है, ये आपके सबसे बेसिक क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट का। कुछ नहीं है यार, इन्होंने आर्टिकल उठा लिया है। आर्टिकल कौन कौन सा उठाया है? चलो मैं आपकी लक्ष्मीकांत में लेकर चलता हूं। ये मेरी ही किताब है जो मैंने इतना रगड़ कर इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पर पहला कह रहा है कि दे प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब सर ये आपका आर्टिकल नंबर 16 है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है बी ऑप्शन, यहां पर दे गारंटी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब सर ये आपका आर्टिकल नंबर 25 है जो अंडर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आ जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। मैंने कई बार कहा है कि एक्सट्रीम वर्ड कैसे, नॉट, ओनली, ऑल, एक्सेप्ट, नाइदर, ये आपके एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन को गलत डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। तो अब आपको याद रखना है, पहले तो ये बहुत सिंपल है, सी ऑप्शन। आपको भी पता है कि आपने अगर मुझसे कुछ पढ़ा हो या फिर कहीं पर भी पढ़ा होगा तो एक कोड हमेशा, एक बहुत कॉमन कोड है RRCSP, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये कुछ 5 टर्म्स हैं, कुछ 5 कैटेगरीज हैं जहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन है नहीं देखा जा सकता, जहां पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और ये आपके आर्टिकल नंबर 15 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 15 को जब आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो क्लियरली मेंशन है दोस्त। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है।
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSP। ये कोड नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यहां पर इसने कहा है सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, जबकि यहां पर सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ दो और कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ये आपका इसलिए गलत हो जाता है, सी इन्होंने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है। लास्ट में कह रहा है कि दे आर लीगली इन्फोर्सिएबल, ठीक है, ये लीगली इन्फोर्सिएबल है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्टिकल 32 ये पावर देता है। 90 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नोट्स में दिखा देता हूं मैं आपको। देखो अब यहां पर ना इंफॉर्मेशन काफी सारी है जो आपको या तो नोट्स बना लेने हैं या फिर आपकी जो लक्ष्मीकांत है उसमें तैयार कर लेना है, क्योंकि ये एफआर का सबसे बेसिक सिंपल आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे सीएससी में, ना ही सीएपीएफ में, वो डिफिकल्ट पार्ट पूछेगा। बट यहां से इस थीम को समझो कि एफआर इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना है। नोट्स में बात करूं तो आर्टिकल 15, यहां पर आप देखोगे क्लियरली मैंने उन सारे टर्म्स को रेड से मार्क किया है जो आपको याद रखने हैं। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यही आपको याद रखना है जो आर्टिकल 15 में आपसे पूछ लिया है, ठीक है। सिंपल है, आगे बढ़े चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेंडमेंट पर। अब देखो यहां अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है। सर बहुत ही प्यारी थीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम। मतलब अमेंडमेंट पर या तो वो अमेंडमेंट पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा अमेंडमेंट है, कैसा अमेंडमेंट है, या फिर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जो सीधे उसके बेसिक फंडामेंटल्स पर पूछ लिया। क्या? आर्टिकल 368। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो आर्टिकल 368 है, जब इसको प्रोसीड किया जाता है अमेंड करने के लिए, आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट प्रोसीजर जब स्टार्ट किया जाता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब ये सारी कंडीशंस मेरे दोस्त आपके इस चैप्टर नंबर 10 लक्ष्मीकांत में, चैप्टर नंबर 10 है, ये 10वां चैप्टर और 11वां बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आपने अभी तक मिस किए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ ब्रॉड चैप्टर पढ़ लेते हैं, जैसे एफआर पढ़ लिया, डीपीएसपी पढ़ लिया, पार्लियामेंट पढ़ लिया, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, बट ऐसे बेसिक बहुत शानदार चैप्टर आप मिस कर जाते हो। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ये 10वां भी और 11वां जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन हिट कर ही जाएगा। अब यहां पर देख लो क्वेश्चन कह रहा है, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया क्या कह रहा है, इसमें हमें प्रोसीजर बताना है। तो यहां पर देखो 3 पॉइंट दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है वो बिल्कुल सही बात है कि आप किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाकर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहां पर मेंशन भी किया हुआ है, आप एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देखोगे आप तो मेंशन क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है वो इनिशिएट किया जा सकता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर द पर्पज इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। बट क्या याद रखना है, नहीं किया जा सकता स्टेट लेजिस्लेचर में। सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि दिस बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सेकंड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में नहीं है बट मैंने इसलिए रीड करा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स को पास करने के लिए। आर्टिकल 368 के अंडर आपको इन बिल्स को पास करने के लिए एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब वो स्पेशल मेजोरिटी 2 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दूसरा कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल यही बात करेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है शुड बी पास्ड इन ईच हाउस बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, वो नंबर 1 आ गया। और दूसरा कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, मतलब 2/3 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 2/3 से ज्यादा होनी चाहिए, ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये रहा आपका तीसरा पॉइंट यहां पर, ठीक है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है और ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी सही है। अब आप यहां पर देखो थर्ड, आप स्टेटमेंट शुरू ही करोगे, आपको वो एक्सट्रीम सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी वो आपको तुरंत दिख जाएगी। क्या? ऑल आ गया ना, वही ऑल, ठीक है, ऑल, ओनली, नॉट, एक्सेप्ट, ठीक। तो ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट। अब यार अगर आप पॉलिटी को समझ कर पढ़ रहे हो, ठीक है, एनालिटिकल वे से पढ़ रहे हो और रट नहीं रहे हो, तो ऐसे ऑप्शन को आप तुरंत एलिमिनेट करोगे। आप सोच के देखो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, उसको लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट से भी पास कराना पड़ेगा। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। मतलब कोई भी अमेंडमेंट लाने के लिए हमें आधे से ज्यादा स्टेट से रेटिफाई कराना पड़ेगा। अब सोच के देखो यार, हमारे देश में कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब अगर मैं हर एक चीज के लिए आधे स्टेट्स को रेटिफाई कराने के लिए पास कराता रहूंगा
मतलब ऐसे बिल्स को पास करवाता रहूंगा फिर तो हो गया अमेंडमेंट, फिर तो बदल गई चीजें, नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आप खुद सोचो ना, जब उन लोगों का इसमें कोई रोल ही नहीं है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जब कोई रोल ही नहीं है, तो मैं उनसे रेटिफाई करा के क्या ही करूंगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस पकड़ो इस चीज को। तो भाई यहां जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ कहता है कि जब तक हम फेडरल स्ट्रक्चर पर या फिर उन स्टेट से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला रहे हैं जिनसे उनको फर्क पड़े, तब तक हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे इस प्रोसीजर में। तो जब भी आपका अमेंडमेंट ऐसा होगा जो स्टेट को इंपैक्ट करे या उनसे रिलेटेड हो, तब आप इस कंडीशन को अप्लाई करोगे, तब आप उनके हाफ जो स्टेट हैं वहां रेटिफाई कराओगे उस बिल को। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। बट यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यही चीज यहां पर इन्होंने समझाई हुई है। आपको मैं दिखाता हूं कि देखो यहां पर इन्होंने कौन से पॉइंट में समझाया हुआ है। मैं एक बार चलो पढ़ लेते हैं सारे पॉइंट, कहीं तो मिलेगा। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस देयर इज नो प्रोविजन। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं देखने को मिलेगी अगर लोकसभा और राज्यसभा में जो रजामंदी है नहीं होती है, तो यहां पर कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं देखने को मिलेगी। इफ द बिल सीक्स अमेंड द फेडरल प्रोविजन, अब देखो वही पॉइंट आ गया जो हमारे क्वेश्चन में है कि अगर कोई फेडरल प्रोविजन उस बिल में दिया गया है, अगर कोई स्टेट से रिलेटेड कोई बिल जो है वहां पर देखने को मिल रहा है, इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। लगभग आधे से ज्यादा स्टेट से सिंपल मेजोरिटी से उसे पास कराना जरूरी होगा। बट कौन से केस में, जब वो उन स्टेट से रिलेटेड होगा। ये बात समझ में आई। तो यहां पर तीसरा जो ऑल कह रहा है ये तो गलत हो गया, तो ये हटाओ, ये एलिमिनेट करो, 1 और 2 हमारा बिल्कुल सही है। यहां तक क्लियर है तो बताओ मुझे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपने नोट्स में भी देख लो, अगर नोट्स आप अचीव सीएपीएफ के आपके पास नोट्स होंगे तो वहां पर भी इस प्रोसीजर को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक बॉक्स आप यहां पर देखोगे। ये बॉक्स तो मैंने बनाया, बट पॉइंट्स आप देखोगे। नंबर 1 मतलब जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है पॉइंट्स में यहां पर आपको प्रोवाइड करा दी कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिल आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और यही हमारा पहला है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कैन बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर प्राइवेट मेंबर, ये भी बिल्कुल सही है। नो नीड ऑफ प्रायर परमिशन, कोई प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट की। बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, यही हमारा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। फिर कह रहा है कि टू अमेंड फेडरल प्रोविजन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट बी रेटिफाइड विद सिंपल मेजोरिटी, ये बिल्कुल सही है। देखो तीसरा ऑल कह रहा है, ये हमारा एलिमिनेट हो गया, आंसर हो गया 1 और 2। ठीक है, तो आपके नोट्स भी यहां पर इस चीज को कवर करते हैं। चलो अब आगे आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है अगला। अब सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट थीम है, एंड में सारे टॉपिक्स दूंगा जहां से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट थीम है। क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का, बेसिक क्वेश्चन पूछा है, बहुत बेसिक, अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा है। तो यार ये तो बच्चा तो नहीं, पर यूपीएससी की जो बेसिक भी तैयारी कर रहा है उसको याद होना चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वहां पर 3 कंडीशंस दी हुई हैं। कौन कौन सी कंडीशंस दी हुई हैं, ध्यान से देखो। अपनी लक्ष्मीकांत को कुछ ऐसे हाईलाइट करो, ऐसा मत करना कि हर एक पेज हर एक लाइन आपने बिल्कुल कलरफुल वे में पोत रखी है, ठीक है, उसको बिल्कुल रंग बिरंगा बना रखा है, नहीं, कीवर्ड, बिल्कुल कीवर्ड, और मार्क करो, टिक करो। अब यहां पर देखो ये जो क्वालिफिकेशन है जजेस की मैंने कैसे मार्क कर रखी है। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके बाद जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, 5 साल तक वो है जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर, 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर वो 5 साल तक जज होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखो मान लो मैं क्वेश्चंस ना देखूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना देखूं, तो आप नोटिस करोगे, देखो पीवाईक्यू का एक रोल बताता हूं। जब आप इस बुक को पढ़ोगे, आपने इसकी क्वालिफिकेशन जब पढ़ी होंगी तो आपने शायद यहां पर कहीं पर भी बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया होगा, अपने दिमाग को रोककर देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी यहां पर। अब मैं जब क्वेश्चंस देखूंगा, अब यहां पर जब आपने ये क्वेश्चन देखा, देखो क्वेश्चन से हम सीखते हैं कि पढ़ना कैसे है। द पर्सन हैज टू बी फॉर एटलीस्ट 5 ईयर अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, ये बिल्कुल सही है, यहां पर बात हो रखी है, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, 5 साल का टेन्योर उसको फॉलो करना होगा, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पर्सन हैज टू बी एटलीस्ट 10 ईयर एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है भाई, हाई कोर्ट का 10 साल का इन्होंने बताया है, एडवोकेट होना चाहिए या तो।
फिर तीसरा कह रहा है कि द पर्सन इज इन द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अब मैंने इतनी तेजी से पढ़ लिया, शायद आपने उस की पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया होगा जहां यूपीएससी ने आपको फंसाया है। यूपीएससी ने कहां फंसाया है? यहां। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट तो सही है, ये तो हमें पता है, पर किसके ओपिनियन में? चीफ जस्टिस के ओपिनियन में। क्या ये सही है? नहीं। देखो, अगर आपने शायद ध्यान ना दिया हो मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखो, यहां बात कह रहा है कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। जब आपने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाया तो आपको तुरंत अब ये चीज ध्यान में आई कि यार मुझे यहां ध्यान देना है कि यहां कैसे यूपीएससी ने प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस में कन्वर्ट कर दिया। वाओ, ये है तरीका यूपीएससी के पूछने का। और ऐसे कई क्वेश्चन आपको भी मैं आगे भी दिखाऊंगा। एक और कैसे क्वेश्चन आपका यहां पूछा है, ये समझ में आया कि कैसे कैसे खेलती है यूपीएससी। यहां देखो, चीफ जस्टिस कर दिया, यहां प्रेसिडेंट की जगह चीफ जस्टिस कर दिया। स्टेटमेंट लगभग सही जा रहा था, बट एक इंसान का बदल दिया इन्होंने, वो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस कर दिया। गलत हो गया। थर्ड एलिमिनेट कर दो, थर्ड हटा दो, थर्ड हटा दो, आंसर आ गया 1 और 2। सरल है, सिंपल है, अगर आपको पढ़ने की अप्रोच पता है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लग रहे हैं तो दोस्त कहीं ना कहीं तो आप लैग कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, ये ध्यान में रखना। चलो, मैं अपने नोट्स में भी दिखा देता हूं। क्वालिफिकेशन जज की दी हुई है, सिटीजन ऑफ इंडिया, क्रक्स निकालो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ क्रक्स निकालो। आप समझ के देखो कि आप लक्ष्मीकांत की इतनी मोटी किताब, ये बुक है भाई, ये नहीं आप रिवाइज नहीं कर पाओगे एग्जाम में। आपको पता है कि ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। सोच के देखो कि क्या आप इस 2 महीने में इस किताब को कितनी बार रिवाइज कर लोगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे दोस्त, या तो आपने नोट्स खुद बनाए हुए हो या फिर उसको बना लो, क्रिएट कर लो कैसे भी करके, क्योंकि ये चीज है नोट्स और ये है बुक। अब आप सोच के देखो, कंपैरिजन कर लो कि जब तक आप इसे रिवाइज करोगे, तब तक इसके आप 4 रिवीजन लगा चुके होगे। इस नोट्स का 4 गुना है ये। ठीक है, तो ये फर्क होता है दोस्त नोट्स में और आपके जो बुक होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार नोट्स से ही सिलेक्शन होते हैं, बट बात समझो मेरे दोस्त कि आप जिस भी टॉपर से पूछोगे ना, वो कहेगा कि रिवीजन करो 10 से 20 बार। अब वो रिवीजन, कभी उनसे पूछना कि सर आपने रिवीजन जो 10 से 20 बार जो कहा है, क्या वो आपने लक्ष्मीकांत की बुक से ही किया है? तो भाई 1% तो मिलेंगे ऐसे जो लक्ष्मीकांत को भी एक दिन में रिवाइज कर जाते हैं। पर बहुत सारे कहेंगे कि यार हमने ना हर एक चैप्टर का 1 पेज में क्रक्स निकाल लिया था। हर एक पेज का हमने प्रियम्बल 1 पेज में, प्रेसिडेंट 1 पेज में, प्रेसिडेंट और गवर्नर को मर्ज करके 1 से 2 पेज में, उसके बाद आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब मिक्स करके आपने ज्यादा से ज्यादा 25-30 पेजेस का पूरा एक क्रक्स निकाल लिया था पॉलिटी का, जिसे हमने करीबन 50 बार रिवाइज करा होगा। तो ये होता है तरीका रिवीजन का, ये होता है तरीका नोट्स का। समझ में आ रही है कुछ चीजें? ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में आपको यहां पर बता रहा था, सिटीजन ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब देखो यहां पर नोट्स में भी आप यहां पर नोटिस करोगे लिखने का तरीका। जज है, जज चाहिए हाई कोर्ट का, मेन कीवर्ड पे ध्यान दो जहां यूपीएससी घुमाएगी, ये 5 साल। एडवोकेट, ये 10 साल। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट किसके ओपिनियन में? प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। आप देखोगे वो जो की टर्म जहां यूपीएससी घुमा सकती है, मैंने उनको यहां रेड से मार्क किया हुआ है, रेड से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब यहां देखो, नोटिस करो, साइड में एक बॉक्स भी बनाया हुआ है। ये आपकी बुक में नहीं है, बट मैंने साइड में बॉक्स बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पर पीवाईक्यूज बहुत पूछे हुए हैं। और आप देखोगे टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स पे, ये जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स मैंने बना रखी है, इस पर भी सीडीएस 2026 में जो आपको एनालिसिस दिखा रहा हूं, आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, पूछा है क्वेश्चन। तो भाई ऐसी चीजें ना इस तरीके से आपको नोट्स में कन्वर्ट करनी है, आपको तैयार करने हैं नोट्स। ये आपका हथियार है जो आपको इस एग्जाम में लड़ने के लिए मदद करेगा। ठीक है, ये समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, पंचायत। अब देखो, पंचायत पर हर साल एक क्वेश्चन तो आना तय है। ठीक है, हर साल पंचायत पे क्वेश्चन आना तय है। अब जो इन्होंने इस बार क्वेश्चन पूछा है, आप में से कई बच्चे देखकर कह सकते हो कि यार ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, ऐसी चीजें कौन याद करता है? हमको पता है कि यार आर्टिकल नंबर 243 हमारा पंचायत के बारे में डिस्कशन करता है, बट 243A, 243B, C, D, क्या मुझे ये सब भी याद करने होंगे? मैं कहता हूं सर बिल्कुल भी मत करो। बट समझदार आदमी के लिए एक समझदारी वाली बात बताता हूं। क्या? मैं पॉलिटी के हजारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर चुका हूं, इस पंचायत के 100-150 क्वेश्चंस देख चुका हूं। आप यकीन नहीं करोगे, ये कुछ 4 आर्टिकल्स मैंने निकाल के दिए थे आपको, जब आप हमारे जो गेम चेंजर प्रोग्राम में होंगे, बच्चे जानते हैं, मैंने क्लास में 243D, 243G, 243I और 243K, इनको मैंने अलग से हाईलाइट किया। ये हाईलाइट मैंने
आपके पेपर में क्वेश्चन आने के बाद नहीं किया है, ये पहले से करके दिया हुआ है। सिर्फ ये 4 आर्टिकल है मेरे दोस्त जो आपको यहां पर रट लेने हैं, क्योंकि इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं, और खासकर ये KIG, इन तीनों पर इन्होंने CDS, CAPF, CSE हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये आपके नोट्स में होना चाहिए। अब आप नोटिस करोगे, मैंने जब मुझे पता है कि यार ये क्वेश्चन, ये पॉइंट जरूरी है, तो जब मैंने ये नोट्स क्रिएट करे, तो आप नोटिस करोगे जब स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है तो मैंने उसका आर्टिकल अलग से मेंशन किया। जब बात पावर फंक्शन की हो रही है तो 243G मैंने वहां पर क्लियरली मेंशन किया। जब बात फाइनेंस की हो रही है तो उसका 243I मैंने अलग से मेंशन किया। अब देखो, यहां पर भी यूपीएससी ने आपसे ये डिमांड नहीं की कि तुम्हें ABCDEFG सब पता हो, नहीं, बट आपको वो की आर्टिकल, अब वो की आर्टिकल पर ही इन्होंने आपको फंसाया है। कहां? A सही है, B सही है, C सही है, हटा दो ये सब चीजें, सीधे आओ D वाले पर, 243D। यहां कह रहा है कि इलेक्शन टू द पंचायत। अब इलेक्शन टू द पंचायत, यार आपसे PYQ में इतनी बार कह चुका है कि ये 243K है, ना कि D। 243K याद रखना, 243K जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शंस के बारे में डिस्कशन करता है। ठीक है, ये याद रहेगा। इसीलिए इन्होंने जो गड़बड़ की है ये इस वाले पॉइंट पे की है। देखो बहुत ध्यान से समझो, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, यूपीएससी ये नहीं चाह रही कि आप मतलब सब कुछ पढ़ लो, नहीं, बट आप थोड़े से एनालिटिकल हो जाओ, थोड़े से एलिमिनेशन का ध्यान रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तैयार करके रखो। यहां वो ये नहीं चाह रही कि आपको A पता हो, B पता हो, C पता हो, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये इलेक्शन जो है पंचायत का, ये 243K में आता है, ये 243K में आता है। आप तुरंत एलिमिनेट कर जाओगे कि D गलत है और इसने नॉट करेक्ट ही पूछा है। अगर आपको इसे पूछना होता तो वो करेक्ट भी तो पूछ सकती थी, तब आप यहाँ ABC में कंफ्यूज हो जाते, बट उसका वो मकसद नहीं है। ठीक है, तो भाई आप क्या याद रखोगे, ये मार्क कर लो। 243D मैंने हाईलाइट किया है, सीट्स का रिजर्वेशन का डिस्कशन। 243G पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत की याद रखनी है। 243I कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, और 243K इलेक्शन टू द पंचायत। ये 4 आर्टिकल रटे होने चाहिए आपके। क्लियर है, याद रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे स्टेट लिस्ट के बारे में पूछा है। अब दोस्त ये भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन ही मैं कहूँगा। आप यकीन नहीं करोगे कि ये जो लिस्ट वाले क्वेश्चन है, जो ये लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ना जाने कितने यूपीएससी ने पूछ लिए हैं, जिसमें अक्सर इनका क्वेश्चन या तो स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि यही 2 फेमस लिस्ट है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपकी अगर मैं बात करूँ लक्ष्मीकांत में, तो सर लक्ष्मीकांत को मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेट लिस्ट के ऊपर एक बहुत ही लंबी वास्ट लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की है। ये आपकी लिस्ट आपको आपके अपेंडिक्स पार्ट जो सबसे लास्ट में आपके लक्ष्मीकांत में दिया होता है वहां पर देखने को मिलेगा। यहाँ आप नोटिस करोगे स्टेट लिस्ट में इन्होंने कंप्लीटली सारी लिस्ट, जिसमें पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पिलग्रिम्स, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, आप देखोगे यहाँ मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो सारे टॉपिक्स जो आपके स्टेट लिस्ट में इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन बनके कल देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो काफी बड़ी लिस्ट है ये, आप देख रहे होगे यहाँ पर। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट को देखोगे तो यहाँ पर भी कंकरेंट लिस्ट एकदम वास्ट लिस्ट है। अब यहाँ पर देखो, जो मैं बात कर रहा हूँ नोट्स की मेरे दोस्त, इस पूरी लिस्ट में से ना आप कुछ क्रक्स निकालोगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आप एक बार के लिए मैं कहता हूं कि शायद 1 या 2 लिस्ट आपकी मिस हो जाए। ठीक है, इस पूरी कंकरेंट लिस्ट को आप पूरे 47 के 47 यूनिट तो याद नहीं रख सकते हो। ठीक है, सारे टर्म्स तो याद नहीं रख सकते हो। तो यार आप क्या करोगे, यहाँ पर समझदारी ये कहती है कि कुछ ऐसे जरूरी की एरियाज निकाल लो जहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसका रियल एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने अपनी लिस्ट में सिर्फ इतना, अब आप देखोगे यार ये पूरा जो चैप्टर है यूनियन, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट का, इसमें आपको 7 से 8 पेज का कंटेंट दिया हुआ है। इसको आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, ये जो आपको मैंने लिस्ट दी है सिर्फ इतना याद रखो। आप 50-50, 100-100 लिस्ट मत याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूं, मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं सारे के सारे इन लिस्ट से कंप्लीटली कवर्ड है, वो कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की भी बात करूं मैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, विच वन अमंग द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडेड है, लैंड इंक्लूडेड है, लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड नहीं है? तो आपका है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। क्या ये मैंने अपने नोट्स में गिवन किया है, दिया है? देखो आपकी बुक में तो है, क्योंकि बुक में तो कंप्लीट कवरेज दिया हुआ है, 100-150 लिस्ट पूरी दी हुई है। पर मैं कह रहा हूं कि लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या ज्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है,
तो सर ये देखो कंकरेंट लिस्ट में आप नोटिस करोगे इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग को मैंने यहां मार्क किया हुआ है। देखो आप देख रहे हो टिक किया हुआ है अलग से, ये आपको टिक देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन आने के बाद मार्क किया हुआ है, नहीं सर। जब हम इतना बड़ा मेटा एनालिसिस करते हैं, जब कई सारे क्वेश्चनों को, जब प्रीवियस ईयर के हजारों क्वेश्चन को देखा जाता है, तो सर कुछ चीजें ना अलग से निकल के आ जाती हैं, वो चीजें यहां पर मार्क की हुई हैं। तो इसीलिए आप देखो, अब अगर मैं आपको ये कह दूं, ध्यान से समझना मेरे दोस्त, अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई आपका स्टेट लिस्ट पर क्वेश्चन आ रहा है, तो कंकरेंट लिस्ट की ये पूरी 47 यूनिट्स, उसके बाद कह लो यहां पर आपको मैं दिखा दूं, ये देखो 66 आपकी स्टेट लिस्ट, उसके बाद आपकी 97 आपकी यूनियन लिस्ट। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप सब याद कर लो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में समझदार इंसान क्या करता है, जो अपने नंबर नहीं गंवाना चाहता ऐसी जगह से, तो वो क्या करेगा कि यार इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वहां से क्रक्स निकाल लेगा कि ये कुछ लिस्ट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो मुझे याद रखने हैं। तो यही मैं आपको यहां पर कह रहा हूं कि इतना जो मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, भाई इतना कर लो, आपका लिस्ट का काम तैयार हो गया। ठीक है, समझदारी वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट। अब देखो कुछ स्टेट्स को ना कुछ स्पेशल पावर गिवन है, और वो पावर सारी की सारी आर्टिकल 371 में दी हुई हैं। 371, 371A, 371B, C, D, E, F करके ऐसे करके पूरी लिस्ट बनाई हुई है। अब यूपीएससी अक्सर इस लिस्ट को मैच कराने के लिए पूछता है एग्जाम में, जैसे यहां पर आप देखोगे 96 में। ये आपको याद रखना है, हालांकि पूरी लिस्ट मैं आपको एंड में दूंगा इस पूरे पेपर में क्या क्या आया है, पर अभी एक एक करके समझो। आर्टिकल 371A, B, C, D। अब देखो अगर मैं आपकी बुक में लेकर चलूं, आपकी लक्ष्मीकांत में, यही स्टेट प्रोविजन फॉर सम स्टेट का एक क्वेश्चन है, एक पूरा चैप्टर है स्पेशल प्रोविजन का। वहां पर आप देखोगे लास्ट में कुछ ऐसी एक टेबल मेंशन है जहां पर क्लियरली आपको गिवन है। आसान है यार, पर फिर भी मैं इसको बता रहा हूं कि कहां से पूछा है। तो 371A नागालैंड, 371B में आसाम का डिस्कशन है, C में मणिपुर है, D में आंध्र प्रदेश है, E में आंध्र प्रदेश है, यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, F में आपका सिक्किम है, G में मिजोरम है, H में अरुणाचल है, I में गोवा है और J में कर्नाटका है। आसान नहीं होगा इसको रटना, इसीलिए यहाँ पर कोई निमोनिक बना लेना, जैसे मैंने बनाया हुआ है MG, मैग्नम आता स्मैक करने में। ठीक है, मैग्नम आता स्मैक करने में मेरा अपना तरीका है, मुझे इससे याद हो गया तो मेरा काम बन गया। बट आपको इसका पूरा का पूरा एक निमोनिक बनाना है, और यहाँ पर आपके पास अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई अच्छा सा निमोनिक है, कमेंट सेक्शन में डालना। बाकी सब स्टूडेंट्स लाइक करेंगे उस अच्छे निमोनिक को। ठीक है, कोई अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर की जा रही है तो प्लीज़ उसे लाइक किया करो आप प्लीज़। अगर ये वीडियो आपको यार हेल्पफुल लग रही है कहीं से भी कहीं तक, मेरी जो मेहनत है वो आपके काम आती है यार, तो उसे लाइक कर दिया करो थोड़ा सा ना, और कमेंट भी कुछ डाल दिया करो, जैसा भी आपको जो ठीक लगे। ठीक है, यही सब चीज़ें हमारे लिए मोटिवेशन भी बनती हैं। अब ये यहाँ पर आंसर देख लो, देखो A आपका नागालैंड है, ये बिल्कुल सही है, B आसाम है, ये सही है, C ना मणिपुर है, ये सही है। गलत है हमारा D, क्योंकि D सिक्किम नहीं है दोस्त। D आपका यहाँ पर आप देखोगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को स्पेशल जो प्रोविजन है वो D पार्ट में आते हैं। सिक्किम का किस पार्ट में आता है? तो सिक्किम का आता है सर आपका F में। F में 371F में आपका सिक्किम आता है। ये याद रखोगे, निमोनिक याद रखोगे, निमोनिक बना लेना, और कोई बच्चा कमेंट करके बताए, देखूं तो किसके पास अच्छा निमोनिक है। ठीक है, चलो अब देखो नोट्स की बात करूं तो सर नोट्स में भी जितना काम का है उतना ही एक पेज पे आपको सारा का सारा स्पेशल प्रोविजन दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन गवर्नर की पावर के बारे में बात कर रहा है। अब सर आप अगर गवर्नर के क्वेश्चंस देखोगे ना उठाकर, तो CAPF के भी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें गवर्नर की पावर पूछी हुई है, और भी अगर आप गवर्नर के क्वेश्चन देखोगे अक्सर गवर्नर की पावर पर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अब यहां पर भी गवर्नर की पावर को रिलेट किया है एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल से रिलेटेड क्या पावर्स हैं, उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनसे रिलेट किया है गवर्नर की पावर को। तो मैं आपको इसके सोर्सेस तक लेके जाता हूं और वहीं डिस्कस करते हैं। जैसे एडवोकेट जनरल का आपका एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, तो इसमें आप देखोगे जैसे ये पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट द एडवोकेट जनरल। गवर्नर के पास पावर है अपॉइंट करने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है यार, यहां क्लियरली मेंशन है द एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। एकदम सही है, कोई यहां पर डाउट जैसी कोई चीज नहीं है। सेकंड कह रहा है एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही है। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहां आपका एडवोकेट जनरल और गवर्नर की पावर लिंक की गई है।
उसके बाद इन्होंने अगले 2 स्टेटमेंट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का डिस्कशन छेड़ा है। तो यहां कह रहे हैं कि द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सर बिल्कुल सही है, आप यहां पर मेंशन करो, देखोगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो ये जो स्टेट की जो बॉडीज है उन पर गवर्नर का रोल है, मेनली गवर्नर का रोल है। अब इस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक की पॉइंट आता है, अगर आपने ये चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो उस की पॉइंट पर आपने फोकस जरूर किया होगा। वो की पॉइंट क्या है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करता है, पर मेरे दोस्त उसका जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट करता है। ये है यहाँ पर जो की पॉइंट है। क्या ये आपको याद है? चलो आप यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो आप इसे सही कर आओगे। क्वेश्चन में कह रहा था द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। यहां तक बात एकदम सही है। अब यहां खेल होता है यूपीएससी का। यहां अब आगे होगा यूपीएससी का तांडव। कैसे यूपीएससी आपको परेशान करती है, देखो यहां तक तो बात सही है। अब ये इन्होंने क्या खेल करा, आगे लिखा है ऑन रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, ऑन रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। अब क्योंकि गवर्नर का डिस्कशन है तो यूपीएससी खेल गई कि चलो यहां पर मैं प्रेसिडेंट तो रिमूव करता है पर नीचे लिख देता हूं कि गवर्नर की रिपोर्ट पर। क्या ये सही है? सर ये बिल्कुल सही नहीं है। ये यूपीएससी की एक चाल थी जो आपकी, जब हमने सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर्स का अपॉइंटमेंट है, हमने वो अभी क्वेश्चन देखा था जहां पर डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट इन्होंने प्रेसिडेंट को हटाकर वहां पर चीफ जस्टिस कर दिया था। आप समझ रहे हो, दोनों क्वेश्चन में वही सेम तिगड़म लगाती है यूपीएससी, सेम तरीका है। तो ऐसे यूपीएससी खेल रही है आप लोगों के साथ। तो ये चीज समझ में आई कि यार यहां पर जो रिमूवल है वो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जो प्रेसिडेंट को दी जाती है और फिर उस बेसिस पे प्रेसिडेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को रिमूव करता है। ये पूरा प्रोसीजर है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो 4th हटा दो दोस्त, 1 2 3 आपका सही है। 4 को एलिमिनेट करोगे तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आंसर आ गया डी। अब आपको यहां से क्या समझ में आया कि सर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो पढ़नी है, बट उनको गवर्नर के रेस्पेक्ट में, उनके प्रेसिडेंट के रेस्पेक्ट में उनकी जो पावर्स हैं वो यहां पर कैसे देखने को मिल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए तैयार करना है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलो अब मैं यहां पर ना आपको एक चीज और बताता हूं दोस्त, आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ो यार, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूरी अगर मैं देखने की कोशिश करूं, कुछ नहीं यार, कम से कम 20-25 पेजेस का पूरा जो कंटेंट है ना आपके लक्ष्मीकांत में वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का है। क्या ये पूरा 20-25 पेज आप सिर्फ मात्र 1 से 2 पेज में तैयार कर सकते हो? सर तभी कर सकते हो जब आपके पास कुछ एक ऐसा चार्ट हो। अब यहां देखो ये पूरा चार्ट है, ठीक है। जिसके पास नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये पूरा चार्ट आप तैयार कर लो, क्योंकि यार फिर मैं वही कहूंगा कि 25 पेज को जहां आपको रिवाइज करने में मैं कहूंगा कि 3 घंटे लग जाएंगे, आप 30 मिनट में इस पूरे के पूरे 25 पेज को सिर्फ इस चार्ट से तैयार कर सकते हो, जिसमें आपकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, कैग, यूपीएससी, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, फाइनेंस कमीशन, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जीएसटी काउंसिल, सब कुछ एक ऐसे टेबल में बना लिया और साइड में इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपसे पूछ लेता है कि इनका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आपके आर्टिकल के देखने को मिले हैं, तो सबके आर्टिकल क्लियरली आपके मेंशन है, ठीक है। ऐसा आपको तैयार करना है। फिर उसका कंपोजिशन, कौन कौन मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, कौन अपॉइंट कर रहा है, तो वो अपॉइंटमेंट आपको पता होना चाहिए। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्वालिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो टेन्योर कितना है, वो कंडीशन क्या है, रिमूवल प्रोसेस क्या है, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, क्या वो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सर पूरा का पूरा जो चैप्टर्स है ना 25-30 पेजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, वो क्रक्स आपको यहां लाकर रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये काम आप तो कुछ इस तरीके से आपको यार अपने नोट्स में ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को तैयार करके रखना है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लीडर्स ऑफ इंडिया, देखो अब ये क्वेश्चन आया है, मैं आपको कहूं कि यार ये आपकी लक्ष्मीकांत में नहीं है, ये ना ही नोट्स में है, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन बहुत ही, आप मान लीजिए कि शायद ही कहीं देखने को मिले, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि यार अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, आपने कहीं न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में ये सभी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, तो शायद आप इसे अटेम्प्ट कर पाओ, नहीं तो आप इसको स्किप करिए। अब जैसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट बताइए। चौधरी चरण सिंह फाउंडेड भारतीय क्रांति दल, याद रखना ये सही स्टेटमेंट है। जगजीवन राम वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट कह रहा है कि मोरारजी देसाई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1977 to 1980। अब सर यहाँ पर सिर्फ
जो पॉइंट है, जो गलत है, वो यही है सी, क्योंकि मोरारजी देसाई 1977 से लेकर 1979 तक के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ठीक है, जबकि यहाँ पर 1980 कहा गया है। तो यही है जो मेजर मिस्टेक है, बाकी सारे स्टेटमेंट ठीक है। डी ऑप्शन की जहाँ तक मैं बात करूँ, जयप्रकाश नारायण जी वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो सर ये भी स्टेटमेंट सही है और ये PYQ का पार्ट है। बट मैं ये नहीं कह सकता कि यार डी अगर आपको प्रीवियसली आपको पता था तो आप इसके आंसर पर पहुंच सकते थे, नहीं सर, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शन है वो तो अननोन ही थे, ठीक है। तो इसको फिर भी आप, मैं एक तरीके से स्किप करने के लिए कहूँगा अगर आपको आंसर नहीं पता। अब आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पर, एक्ट्स और इनेक्टमेंट। अब यार डिफिकल्ट ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी उतना ही डिफिकल्ट है क्योंकि ये आपके डायरेक्ट किसी सोर्स में नहीं देखने को मिलता। बट मैं अगर बात करूं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आपको मैं बताऊं PYQs में आपका ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा और ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। मुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रीवियसली कहीं देखने को नहीं मिला, बट जितने भी PYQ मैंने रिसर्च करे मुझे बाकी सब मिल गया और मैं आंसर तक भी इससे पहुंच सकता हूं क्योंकि इसने पूछा है करेक्टली मैच्ड। तो सर करेक्टली में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको पता है 2004 नहीं है, ये 2005 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रीवियसली आपके कई सारे क्वेश्चंस में ये गिवन है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉस्को एक्ट, ये 2010 में ना होकर सर 2012 इसका राइट कनेक्शन है, तो ये आपको याद रखना है। जो सही बिल्कुल दिया हुआ है तो आपको याद रखना है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट आपके CSC, CDS, CAPF न जाने किस किस में दिया हुआ था जब मैंने इसको सर्च किया। तो भाई आपका ये काइंड ऑफ डुएबल क्वेश्चन है, उतना भी डुएबल नहीं है, बट जिसकी PYQs पर कमांड है। कोई ये कहता है कि सर PYQs मैंने अच्छे से तैयार कर लिए हैं, मैंने PYQs 10 साल के बहुत बढ़िया से रगड़ लिए हैं, तो सर आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाओ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, क्या ये सही है? आ जाओ। सबसे पहले इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया था पहले 1993 में, ये एक एक्ट हुआ करता था, फिर ये कन्वर्ट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गलत क्या है? थर्ड स्टेटमेंट, जहां पर एक सेक्रेटरी को इसका हेड बनाया गया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, ठीक है। तो सर इसको मतलब ये पूरी तरीके से गलत है। अगर आप इसके चैप्टर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पर आओगे तो यहाँ इसके बिहाइंड जो केस है, इसका जो अमेंडमेंट एक्ट है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन है, और यहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है कि इसके लिए कमीशन बनाया जाता है। कमीशन होता है जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है। तो कोई सेक्रेटरी यहाँ पर इसको हेड नहीं कर रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन आप हटाइएगा, ठीक है। थर्ड को आप एलिमिनेट करोगे, ये हटा, आंसर आपका 1 और 2 आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसकी पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो टेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, वो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करा ही रखी है। नेक्स्ट पर आ जाओ। अब क्वेश्चन है सर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। भाई मतलब अपने जो पॉइंटर्स आप बना रहे हो पूरी लिस्ट के, इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लेना, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं आपको ये सेक्सुअल हरासमेंट पर एक पॉलिटी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड कर पाया हूँ, ठीक है, टाइम की वजह से, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स शैल अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट एज पर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड एक्ट 2013। मतलब कुछ गाइडलाइंस उस समय उस एक्ट में दी गई थी। कह रहा है कि इसमें से कौन सी गाइडलाइन वहां पर इंक्लूड नहीं है। वर्बल रिमार्क ऑफ सेक्सुअल नेचर, कि जो वर्बली सेक्सुअली रिमार्क दिए जा रहे हैं, क्या वो इस एक्ट में इंक्लूड किए गए होंगे, ठीक है। नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। अब यार मैं कहता हूं कि इसका आंसर मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप इस एक्ट को पूरा का पूरा A to Z स्टडी तो करोगे नहीं। पर यार आपको मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि आप खुद सोचो कि आप कुछ ऐसा एक्ट लेकर आ रहे हो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, ठीक है, ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के लिए, तो क्या आप वहां पर वर्बल रिमार्क को कंसीडर करोगे या नहीं करोगे कि वर्बली किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है? करोगे, ऑब्वियसली करोगे। नॉन वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट, कि किसी ना किसी बिना बोले इशारों से सेक्सुअल हरासमेंट, तो ये भी बिल्कुल इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये भी तो वुमेन फेस करती हैं वर्क प्लेस पर।
उसके बाद फिजिकल कंडक्ट तो सर सबसे बड़ी समस्या है ही, तो वो तो सर सबसे पहले कवर किया जाएगा। तो यहां पर आप जब देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में जो बहुत ही ब्रॉड बेस रखते हो, ठीक है, जो बहुत ही जनरल पॉइंट्स रखते हो, आप नोटिस करोगे वहां या तो आंसर 1 2 3 ही होगा, नहीं तो आप पढ़ के भी इस कंक्लूजन पर आ सकते हो इजीली। अब ये आंसर यहां पर बहुत, मतलब मैं कहूंगा कि यार ये ऐसे क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट नहीं कह सकते हो, क्योंकि बेसिक सा कॉमन सेंस है यहां पर, ठीक। चलो उसके बाद क्वेश्चन है टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स का, ठीक है, टेबल ऑफ, हाँ मतलब यहां पर ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स। अब सर ये क्वेश्चन आपकी जो लक्ष्मीकांत है उसमें दिया गया है टेबल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब रैंक बताई गई है कि किसको सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है, इज्जत दी गई है, ठीक है, ये आपका यहां पर पूछा गया है। करेक्ट सीक्वेंस बताइए विद रिस्पेक्ट टू देयर रैंक प्रेसिडेंट्स एज पर द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो यार यहां पर मैं एक चीज और बताऊं, आपकी बुक में, आपकी लक्ष्मीकांत में लास्ट में 3-4 अपेंडिक्स दी हुई हैं, जैसे ये है अपेंडिक्स नंबर 3 टेबल ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसे ही स्टेट यूनियन की जो लिस्ट है, शेड्यूल की लिस्ट है, और भी कई सारी चीजें हैं जो आपके एंड में बुक के दी गई हैं, उनको तैयार कर लेना। अब यहां पर समझदारी वाली बात और मैं आपको बता दूं कि जब आप ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स तैयार करने जाओगे तो ऐसा नहीं कि ये 17-20 की जो पूरी लिस्ट है, पूरी क्रोनोलॉजी आप पूरी तैयार करने बैठो, नहीं, पूरी नहीं करनी है। कितनी करनी है मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले याद रखो नंबर 1 पे है हमारे प्रधान, जो मेन प्रेसिडेंट है, ठीक है, मेन प्रेसिडेंट है वो हमारे हैं। प्रेसिडेंट के बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो नंबर 2 पर आएंगे वाइस प्रेसिडेंट, 3 पर आएंगे प्राइम मिनिस्टर। ये 1 2 3 आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गवर्नर्स ऑफ द स्टेट विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, तो गवर्नर आएंगे तीसरे नंबर पे। उसके बाद आएंगे आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर आएंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फिर आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यही 4 आपके ऑप्शन में दिए हुए थे, यही 4 का आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। गवर्नर विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट ये आएंगे सबसे पहले, तो 2 सबसे पहले आएगा, या तो ये या तो ये। फिर आपको दिया गया है यहां पर फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी कि 3rd नंबर उसके बाद आएगा, तो 2 के बाद 3 आएगा, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। उसके बाद आएगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो 2 3 4 और फिर 1 आएगा। बी ऑप्शन यहां पर राइट है। चलो अब क्वेश्चन को हटाओ, अब यहां से लर्निंग जो मुझे लेनी है, तो मुझे क्या क्या याद रखना है, मैंने क्या क्या बताया आपको। प्रेसिडेंट याद रखो, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्टी पीएम, चीफ जस्टिस और स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। ये 6 आपको बहुत ही अच्छे से रटने हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन शुरू होते हैं ना वो इन 6 पर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि कुछ 1-2 एक्स्ट्रा और याद रखो, जैसे कि भारत रत्न के होल्डर्स, भारत रत्न जिसको मिला हुआ है वो आते हैं 7A पर। अब ये 7A क्यों इतना जरूरी है, स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था जहां पर आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमीशन का चेयरपर्सन और कैग का चेयरपर्सन, इनको रखा गया था, और साथ में ऑप्शन में रखा गया था भारत रत्न का जो होल्डर होते हैं, होल्डर्स ऑफ भारत रत्न। तो जब आप जनरली इस क्वेश्चन को बिना नॉलेज के आप करेक्ट करने सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भारत रत्न को रैंक नीचे होगी और सीजीआई को ऊपर होगी, पर यहां पर आप नोटिस करोगे ये उल्टा है, भारत रत्न होल्डर्स को ज्यादा रैंक दी गई है और चीफ जस्टिस और यूपीएससी के चेयरमैन को नीचे दिया गया है ओहदा, ठीक है। आई एम सो सॉरी, यहां पर मैंने चीफ जस्टिस बोल दिया, चीफ जस्टिस तो 6th नंबर पर है, मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी के चेयरमैन की, ठीक है। यूपीएससी का चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग का चेयरपर्सन, ये सभी भारत रत्न होल्डर्स के नीचे आते हैं रैंक में। आपको ये प्लीज इतना याद रखना है, ये प्लीज इतना याद रखना, क्योंकि अगर कभी यूपीएससी का मूड खराब हुआ और उसे फंसाना होगा तो वो यही ये 7A वाले पॉइंट से आपको फंसाएगी, ठीक है। हालांकि अभी तो ये 4-5 पे ही खेल रहे हैं, तो इसको तैयार कर लेना फ्यूचर के लिए, ठीक है। यहां आपका पॉलिटी का पूरा एनालिसिस खत्म होता है दोस्त। उम्मीद करता हूं कि यार ये पॉलिटी का एनालिसिस आपको हेल्प कर रहा होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितनी आपको इससे हेल्प मिली, ठीक है, और लाइक वीडियो को जरूर कर देना। अब फाइनल कंक्लूजन पर आ जाओ। सर मैंने आपको 13 क्वेश्चंस बताए, उन 13 क्वेश्चंस की पूरी ये जो लिस्ट है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ, आप पीछे जो थंबनेल में देख रहे होंगे, ये अचीव सीएपीएफ का चैनल है, जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना, आपको वहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं, इस कंक्लूजन से निकल के आते हैं। प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से तैयार कर लो, फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से तैयार कर लो, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अक्सर बच्चे नहीं करते हैं उसे कर लो तैयार, सुप्रीम कोर्ट पता है आपको करना है, पंचायती राज ये भी सिंपल है, शेड्यूल, स्पेशल प्रोविजन फॉर द सम स्टेट, गवर्नर, नेशनल कमीशन एनसीबीसी, ठीक है, सबसे लेटेस्ट कमीशन आपका, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस वाला जो एक्ट है वो आपका आया है,
लीडर्स ऑफ इंडिया और एक्ट एंड इनेक्टमेंट, ये 13 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। मैं कहता हूं आप सब कुछ पढ़ो, बट इन 13 पॉइंट्स पर आप अपना काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके रखो, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियसली पूछे गए हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके हाल ही में एग्जाम्स में आए हैं। तो आपको ये 13 की 13 जो लिस्ट है टॉपिक्स की वो तैयार करके रखनी है, अपने सामने टेबल पर लगा लेना है। जब भी रिवीजन कर रहे हो इन टॉपिक्स को मल्टीपल रिवीजन दे दो, ठीक है। तो भैया ये है मेरा जो कंक्लूजन है। अगर आपको हेल्प मिली इस टेबल से, इस कंक्लूजन से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं और भी जो सेशन है वो भी कुछ इसी तरीके से आपको लिस्ट प्रोवाइड करके देता रहूँगा, ताकि आपके पास वो लिस्ट बनी रहे जो आपको तैयार करनी हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।